नमस्कार आप सभी को। चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th ज्योग्राफी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो किस किस से मिलके बना है, उसका क्या कंपोजिशन है और क्या उसका स्ट्रक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन अ पर्सन लिव विदाउट एयर? क्या कोई व्यक्ति बिना हवा के रह सकता है? We eat food 2-3 times a day and drink water more frequently but breathe every few seconds. जैसा कि हम सब जानते हैं, दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, लेकिन जो सांस लेते हैं वो हर सेकंड हम सांस लेते हैं। मतलब सांस लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एयर इज इसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हैं उन सब के लिए जो एयर है, जो हवा है, वायु है, वो बहुत ही आवश्यक है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस मे सर्वाइव फॉर सम टाइम्स विदाउट फूड एंड वाटर। जो मनुष्य है या अन्य कोई जीव है वो बिना जैसे कुछ समय तक बिना खाए बिना पानी के रह सकते हैं, बट कैन नॉट सर्वाइव इवन अ फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रीथिंग एयर। लेकिन बिना हवा लिए हुए, बिना सांस लिए हुए वो कुछ मिनट तक जीवित नहीं रह पाएंगे। दैट शोज द रीजन वाई वी शुड अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर डिटेल। दैट शोज द रीजन वाई वी शुड अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर इन ग्रेटर डिटेल। अब देखिए, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। जो हमारा वायुमंडल है वो क्या है? जो गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उनका मिक्सचर है, उनका मिश्रण है, और जो कि पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। इसमें जीवन यानी प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, जीवन देने वाली वायु वो भी उपलब्ध है, लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। ऑक्सीजन जिससे हम लोग जीवित हैं, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और जानवर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, और पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास and 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 किलोमीटर from the earth surface। अब देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस मिलती है उनमें से 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 किलोमीटर from the earth surface, जो कि पृथ्वी से यानी धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायुमंडल है उसका 99% मास मिलता है। द एयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जो वायु है वो रंगहीन है, कोई रंग नहीं है उसका, कोई भी उसकी गंध भी नहीं है, ऑर्डरलेस है, एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लो एज विंड। जब वो पवन के रूप में वायु बहती है तभी हमें महसूस होती है। उसका कोई भी ना तो रंग होता है, तभी तो हमें दिखती भी नहीं है, वो दिखती भी नहीं। जब उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये सब मिक्स हो जाते हैं तब हमें दिखती है। जैसे कि आंधी वगैरह आ रही होती है उस समय येलो येलो हमें दिखने लगता है, तो उस कंडीशन में दिखती है। जब जमीन पे पानी की बूंदें गिर जाएंगी फिर स्मेल आने लगेगी, तभी उसमें से स्मेल आती है। वैसे हमारी एयर कैसी होती है? कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, एंड ऑर्डरलेस, और आपकी गंधहीन भी होती है। नेक्स्ट हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है उसका संगठन कैसा है? द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर है जो हमारा वायुमंडल है वो किस किस से मिलके बना है? गैसेज हैं उसमें बहुत सारी, वाटर वेपर है, जल वाष्प और डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण है। द प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेज चेंजेस इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ऊपर की लेयर में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जो उसमें कमी होती जाएगी जो गैसेज है, इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। जो ऑक्सीजन गैस है धरातल से, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई हम मापते हैं हमेशा,
समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, यहाँ पर दे रखा है 120 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम जाते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन न के बराबर है, नगण्य है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प ये आपके 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है धरातल से। धरातल की जो सतह है, जो सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन है वो आपकी है 120 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, गैसेस। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है इसमें गैसेस के बारे में, कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। चलिए एक एक करके देखते हैं इन सभी हेडिंग को। फर्स्ट हेडिंग है गैसेस। गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मीटरोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन है, सूर्य की जो किरणें हैं वो धरातल पर आती हैं, उनके लिए ये हमारी गैसेज हैं वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य का जो विकिरण है, सौर विकिरण है, वो धरातल तक पहुंच जाता है। गैसेज, उनके लिए जो गैसें हैं वो पारदर्शी हैं। बट अफेक्ट टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लेकिन जब वही सौर विकिरण धरातल से टकराने के बाद वापस जाता है, इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब पार्थिविक। ये दिया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिविक विकिरण। जब पार्थिविक विकिरण के रूप में वापस जाती हैं, तब इनके लिए कैसा हो जाता है, वही गैसेज हैं वो अपारदर्शी हो जाती हैं। इट एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और ये क्या करती हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो पार्थिविक विकिरण है, उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित करती है, जो हमारी गैसें होती हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स बैक some part of it toward the earth surface. It is largely responsible for the greenhouse gases. और ये किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, ग्रीन हाउसेज गैसेज जो आपकी है ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ही लाभदायक होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में आपकी जैसे प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको आगे बताई गई है, और भी है, मीथेन भी है आपकी। द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज इज कांस्टेंट, बट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग in the past few decades mainly because of the burning of fossil fuel। लेकिन कुछ दशकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ज्यादा बढ़ गई है, फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो ईंधन वगैरह जलाते हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और इसकी वजह से हमारी जो वायु है उसका भी तापमान बढ़ रहा है। Ozone is another important component of the atmosphere, found between 10 and 50 kilometer above the Earth's surface and act as a filter and absorb the ultraviolet rays। अब देखिए इसमें बात बताई गई है ओजोन की। ओजोन क्या है, ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रमुख घटक यानी प्रमुख गैस भी है हमारा, ओजोन मंडल भी है। ये कहाँ पे मिलता है, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन है। अब ये ओजोन का क्या काम है, ओजोन क्या करती है, एक्ट एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो सूरज से परावैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, फिल्टर का काम करती है। जो परावैंगनी किरणें हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, धरातल तक नहीं आने देती है। अगर ये धरातल तक आ जाएंगी तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी, जैसे स्किन कैंसर भी देखा गया है कई जगह पर, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनकी वजह से, जिस ओजोन होल बोलते हैं, जैसे ओजोन की पतली लेयर हो जाए और ओजोन होल से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ सरफेस तक आ जाती है, और कई जगह पर इस तरीके से स्किन कैंसर फैल भी गया है। तो ओजोन गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाटर वेपर। दूसरा है जल वाष्प। वाटर वेपर का क्या काम है, वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, जो ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, वाटर वेपर जो जल वाष्प है वो कम होता जाएगा। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर
4% ऑफ द एयर बाई वॉल्यूम, ये कितना है एयर की वॉल्यूम का 4% है। वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरियाज, ये तो ट्रॉपिक्स में हो गया ना, वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरियाज, जो आपके शुष्क और ठंडे क्षेत्र हैं रेगिस्तान के, ड्राई एंड कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन, इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर, और यहाँ पर केवल 1% ही मिलते हैं हवा के। तो देखिए जहां पर आपके आप देख रहे हैं दो चीजें आपको यहाँ बताई गई हैं, वार्म एंड ट्रॉपिक, वेट ट्रॉपिक्स, जो आपके ट्रॉपिक्स का मतलब है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच का एरिया है वो हमारा ट्रॉपिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर कैसा है, वार्म एंड वेट, गर्म है और गर्म भी है और नमी वाला है। तो यहाँ पर जो आपकी वाटर वेपर है वो कितनी है, 4% है। इसके अलावा ड्राई एंड कोल्ड एरियाज में कितनी है, जो आपके शुष्क और ठंडे क्षेत्र है वहां पर आपकी 1% है। तो देखिए ऊपर था 4% और इसके बाद है आपका 1%, ये 4% हाईलाइट कर दिया, ये 1% है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से जो आपकी भूमध्य रेखा है वहां से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जल वाष्प है वो कम होता जाएगा। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट। अब ये क्या करता है, कुछ भाग जो इंसुलेशन मतलब जो सोलर रेडिएशन है, सूर्य विकिरण है, सूर्य की किरणें हैं, उसको भी सोख लेता है। इट दस एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नीदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट। अब देखिए इसका क्या काम है, इसकी वजह से ही ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, कंबल की तरह काम करता है, जिससे कि अर्थ की सतह ना तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्म हो पाती है। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। नेक्स्ट देखिए इसमें डस्ट पार्टिकल मतलब धूल के कण, जो धूल कण है उनका क्या काम है, एटमॉस्फेयर हैज अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत छोटे सॉलिड पार्टिकल्स है विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी सॉल्ट। अब देखिए डस्ट पार्टिकल में क्या क्या है, जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं स्मॉल, उनको हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। इनमें क्या क्या आता है आपका, सी सॉल्ट जो समुद्री नमक है, फाइन सॉइल जो आपकी मिट्टी है, स्मोक सूट, एश, पूलन्स, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटियोर्स। इन सबके जो पार्टिकल्स हैं इनसे ही आपके बना है डस्ट पार्टिकल्स, जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये किस लेयर में है, लोअर लेयर में है, मतलब नीचे की जो परत है आपकी वायुमंडल की उसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। येट कॉन्वेक्शनल एयर करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेटर हाइट, और जो आपकी जो हवा है नीचे से ऊपर उठती है तो कई बार उनके साथ भी हवा मतलब वर्टिकली हवा चलने से भी जो आपके डस्ट पार्टिकल है वो ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड इन द कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है आपको, जो ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा आपके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं एंड टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं। इसका मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये आपका टेम्परेट जोन है, यहाँ पर आपके ज्यादातर डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, ड्राई विंड है, शुष्क पवनें चलती हैं। इक्वेटर पे क्या है, पवनें उनमें नमी होती है, तो जो सन वगैरह है उसकी वजह से क्या है, वाटर वेपर ज्यादा बनती है तो रेन होती है इक्वेटर एरिया पे, इसलिए डस्ट पार्टिकल्स कम है। पोलर एरियाज में जैसे जैसे आप टेम्परेट में जाएंगे, टेम्परेट जोन में, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, ड्राई विंड्स है। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड। अब जो डस्ट पार्टिकल है और जो
सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, नमक के कण और जो धूल के कण हैं वो क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं, है ना, पानी को सोख लेते हैं, उनके जो न्यूक्लियस हैं वो अवशोषित कर लेते हैं जल को, वाटर वेपर को, जिससे कंडेंस्ड होती है वाटर वेपर और आपकी क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें क्या क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट हेडिंग, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो विभिन्न प्रकार की परतों से मिलके बना है, विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जिनमें अलग अलग घनत्व है और तापमान है। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीज विद इंक्रीज अल्टीट्यूड। और जो घनत्व है वो पृथ्वी की सतह के पास अधिक है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो जो डेंसिटी है वो हमारी कम होती जाएगी। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट layers depending upon the temperature conditions. They are troposphere, stratosphere, mesosphere. These are the layer of the atmosphere. कौन कौन सी लेयर हो जाएंगी, तो देखिए ट्रोपोस्फेयर इज अ नियरेस्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, फिर आ गया थर्मोस्फेयर आपका आ गया, एंड एक्सोस्फेयर। ये आपके मंडल हो गए, आपके 5 हो गए, 5 परतें हैं। आपके जो वायुमंडल है उसमें 5 परतें हैं आपकी। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, और फिर आपका है ताप मंडल और बाह्य मंडल। द ट्रोपोस्फियर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट नंबर 1 करिएगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत है वो है हमारा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है, एंड एक्सटेंड रफली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल। पोल पर कितनी है ऊंचाई, 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पर है आपकी 18 किलोमीटर। तो एवरेज हाइट है इसकी 13, लेकिन पोल पर इसकी कम ऊंचाई है, 8 ही किलोमीटर है। क्योंकि अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर है। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। आप देखिए जो मोटाई है क्षोभ मंडल की वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है, बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। अब क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इसकी वजह से हवा गर्म हो जाती है, गर्म होके हवा ऊपर उठ जाती है। तो जब ऊपर उठती है, किससे ऊपर उठती है, कॉन्वेक्शनल करंट की फॉर्मेशन होती है, और जब ऊपर उठ जाती है हवा तो मतलब वायुमंडल भी ऊपर उठ गया ना। यही कारण है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी ज्यादातर हाइट आपकी कहां पर है, भूमध्य रेखा पर है। रीजन आपको बता दिया है, कॉन्वेक्शनल करंट, संवहनी धाराएं हैं आपकी। दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। जो आपका क्षोभ मंडल है इसमें आपके धूल के कण और जलवाष्प भी होता है। ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट, नाउ these are the some most important line. All changes in the climate and weather takes place in this layer. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है। सभी जलवायु और आपके मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सभी की सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेड एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स एट हाइट ऑफ हाइट। जो तापमान है वो यहाँ पर डिक्रीज होता है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। सभी जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेयर है ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। द जोन, अब देखिए, जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज
ऐसा जोन जो कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों को अलग करता है, तो इस उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। मतलब जहां पर, जैसे आप ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं। ये जो ट्रोपोपॉज है, मतलब ट्रोपोस्फियर में पॉज लग गया तो ट्रोपोपॉज हो गया। स्ट्रेटोस्फियर ऊंचाई तक गया, यहाँ पॉज लग गया, अब इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर नहीं है, स्ट्रेटोपॉज। मेसोस्फियर इस हाइट तक 80 किलोमीटर मेसोस्फियर है, यहाँ पर पॉज लग गया, मेसोस्फियर मेसोपॉज हो गया। ये आपके पॉज है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड मेसोपॉज। अब इसी हेडिंग पे रहते हैं। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस। जो ट्रोपोपॉज है उसमें टेम्परेचर कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस में है, टेम्परेचर है वो हमारा -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट द -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। और जो पोल्स हैं वहां पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस मिलता है पोल के ऊपर जो एटमोस्फेयर है, और इक्वेटर के ऊपर मिलता है -80 डिग्री, क्योंकि ज्यादा हाइट पर होता है ना। द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कांस्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। इसको कहते हैं हम ट्रोपोपॉज। दूसरा है आपकी, दूसरी देखिए, दूसरी हो गई स्ट्रेटोस्फीयर। द स्ट्रेटोस्फीयर इज फाउंड above the tropopause। ट्रोपोपॉज के ऊपर है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर एंड एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर तक है ये, 50 किलोमीटर तक है। और क्षोभ मंडल आपका कितना है, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, और इक्वेटर पर आपकी 18 है, पोल्स पर 8 है। एवरेज याद रखिएगा 13 किलोमीटर। और स्ट्रेटोस्फीयर है आपकी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वन इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। इसमें क्या है, ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है। ओजोन गैस है वो किस में है, समताप मंडल में है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दिस लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। ये लेयर क्या करती है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। एंड शील्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो आपकी जहरीली गैसें हैं, जहरीली कहेंगे, नुकसानदायक जो आपकी गैस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, परावैंगनी विकिरण है, उसको पृथ्वी तक नहीं आने देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ये हानिकारक गैस है। थर्ड देखिए, थर्ड है आपकी मेसोस्फीयर, मध्य मंडल में। द मेसोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है मेसोस्फीयर विच एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, जो कि आपका 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। इस लेयर में फिर से तापमान गिरना शुरू हो जाता है विद द इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता जाएगा। एंड रीचेज अप टू द -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका -100 डिग्री हो जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वो -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फीयर इज नोन एज मेसोपॉज। ये हमने आपको बता ही दिया था। अब इसमें क्या है, द आयनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर। आप देखिए, जो आपका आयनोस्फीयर है, आयन मंडल है, वो कहां पर है, आयनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज। मेसोपॉज से ऊपर 80 से 40 किलोमीटर की रेंज में आपका आयन मंडल है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। इसमें जो आपके विद्युत से चार्ज होने वाले पार्टिकल्स हैं वो मिलते हैं, उनको हम कहते हैं आयंस। एंड हैंस इट इज नोन एज आयनोस्फीयर। और इसी आयंस की वजह से इसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। रेडियो वेव्स, अभी ये इंपॉर्टेंट आ गया आपका, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब जो हमारी रेडियो तरंगे हैं
वो आयन मंडल तक जाती हैं और टकराकर वापस अर्थ सरफेस पर आती हैं। इसी की वजह से कम्युनिकेशन संभव है, आयनोस्फीयर की वजह से ही। अगर ये नहीं होता तो जो ट्रांसमिशन वगैरह है वो भी संभव नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम the earth are reflected back to the earth by this layer. The temperature here start increasing with height. अब देखिए टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग विद हाइट। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान बढ़ता जाता है, यही तो है आपका थर्मोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर अबव द थर्मोस्फीयर, जो आपका तापमंडल है उसकी ऊपरी परत है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऊपरी परत कौन सी है आपकी, एक्सोस्फीयर। अब देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ इस चीज को आपको समझा देता हूँ फिर से थर्मोस्फीयर के बारे में। थर्मोस्फीयर में ही आपका इधर आयनोस्फीयर दिया है इसीलिए बता रहा हूँ मैं। तो देखिए ये जो आयनोस्फीयर है ये किसका भाग, थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है। थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है आपका आयनोस्फीयर, और इसमें बताया भी है कितने तक है, 80 से 400 किलोमीटर तक। वही आपको यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए ये 80 to 400 में दे रखा है थर्मोस्फीयर। और यहीं पर क्या मिलते हैं आपके, आयंस मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं आपके आयंस मिलते हैं, इसीलिए इसको आयन मंडल भी कहते हैं थर्मोस्फीयर को। तो याद रखिएगा, अलग से नहीं है। और थर्मोस्फीयर के बाद कौन सा है आपका, एक्सोस्फीयर। ये लास्ट लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर के। तो 3 4 हो गए, यहाँ पर फोर्थ हो गए, आयनोस्फीयर तक हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आपकी है, फिफ्थ आपके सामने यहाँ पर, यह है आपका एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। ये सबसे बाहर की परत है, सबसे ऊंचाई पर है बाहर की, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। वॉट एवर कंटेंट्स आर देयर, these are extremely reflected in this layer and is gradually merged with the outer space। और धीरे धीरे करके वो जो आपका आउटर स्पेस है, अंतरिक्ष है, बाहरी अंतरिक्ष, उसमें मिल जाता है। Although all layers of the atmosphere must be exercising influence on us, geographers are concerned with the first 2 layers of the एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा देखिए जो एटमॉस्फेयर की 2 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसका ज्यादा महत्व है। एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, आप देखिए जो आपका वेदर एंड क्लाइमेट, जो आपकी जलवायु है और मौसम है, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो देखिए प्रमुख एलिमेंट हो जाएंगे आपके, तत्व हो जाएंगे इसमें से, द मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर which are subject to change and which influence human life on earth are temperature, pressure, winds, humidity, clouds and precipitation। कितने हो गए आपके टोटल, 6 हो गए। यहाँ पर 6 हो गए आपके। कौन कौन से हो गए एक बार फिर से बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। टेम्परेचर, तापमान, ये भी एक घटक है मौसम और जलवायु का। प्रेशर मीन्स एयर प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। विंड्स, पवन है। फिर आपका ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता। क्लाउड्स, ये आपके हो जाएंगे बादल। एंड प्रेसिपिटेशन, वर्षा। ये आपके 6 प्रमुख घटक हैं वायुमंडल के। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर तुरंत ही शुरू करते हैं। आप बने रहिएगा। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।